हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका स्वागत है और साथ ही बिहार एस्टेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में भी आपका स्वागत है, जिसमें हम शिक्षण कला में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यह इस सीरीज की हमारी दूसरी कक्षा है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। शिक्षा एवं सामाजिक आर्थिक विकास में क्या संबंध है? रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कोई संबंध नहीं है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, एक दूसरे के सीधे समानुपाती है या इनमें से कोई नहीं, यानी कि नो कनेक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, नन ऑफ दीज। अब हमें पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्स प्रोपोर्शनल समझना पड़ेगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है ऐसे और इनवर्स प्रोपोर्शन होता है ऐसे, यानी कि अगर इसमें बी को बढ़ा देंगे हम तो ए भी बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें अगर बी को घटा देंगे बढ़ा देंगे तो ए घट जाएगा, या फिर बी को घटा देंगे तो ए बढ़ जाएगा। ये उल्टे होते हैं और ये सीधे होते हैं। तो पहले इनको एग्जाम्पल समझते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन देखते हैं। मान लो आप एक पेन खरीदने जाते हो मार्केट में, इसकी कीमत है 10 रुपए। अब आपने कहा कि मुझे 2 पेन लेने हैं, तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 20 रुपए। आपने कहा मुझे 3 पेन लेने हैं, तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 30 रुपए। यानी कि अगर आप ए की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो बी अपने आप बढ़ जा रहा है, या फिर अगर बी की वैल्यू बढ़ाओगे तो ए अपने आप बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब चलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन की। मान लो अब इनवर्स प्रोपोर्शन होता है ऐसे, एक का उल्टा भी एक बार रफ कर देता हूं मैं ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। ये है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। अब मानो कि आपको अपने घर में पेंट कराना है। आपने इसके लिए 10 वर्कर बुलाए और उन्होंने कहा कि हमें 20 दिन लगेंगे इस घर को पेंट करने में। लेकिन फिर आपने वर्कर की संख्या बढ़ा दी, बोला 20 वर्कर देता हूँ मैं आपको। उन्होंने कहा हमें 10 क्या 11 दिन बनेंगे, यानी कि दिन कम हो गए। वर्कर की संख्या मान लो आप और बढ़ा देते हो तो क्या होगा? दिन और कम लगेंगे। हो सकता है 5 से 6 दिन लगेंगे, लेकिन दिन कम होंगे। यानी कि अगर आप वर्कर की संख्या बढ़ाते हो तो दिनों की संख्या अपने आप कम हो जाती है। तो ये होता है उल्टा, अगर एक की वैल्यू बढ़ाओगे तो दूसरे की वैल्यू घट जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक बार मैं इसे रफ कर देता हूँ, फिर चलेंगे हम क्वेश्चन की ओर। अब प्रश्न में हमें बोला गया है कि सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब किसी का होगा तो एजुकेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। अब इसे आप अपने दिमाग से आराम से सोच सकते हैं। किसी की सामाजिक और आर्थिक विकास में वृद्धि होगी, यानी कि उसके समाज में स्टेटस बढ़ेगा और पैसा भी बढ़ेगा, तो क्या करेगा? वो शिक्षा पे और ज्यादा खर्च करेगा। आपकी हालत अच्छी होगी तो आप बच्चों की शिक्षा पे और खर्च करोगे, यानी कि अगर ये बढ़ेगा तो शिक्षा भी बढ़ेगी। तो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक दूसरे के सीधे समानुपाती। तो आंसर हो गया ये। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल शुड बी, अब ये बताना है इसके बारे में। शिक्षकों के अनुकूल होना चाहिए, सही है। विद्यार्थियों के अनुकूल होना चाहिए, ये भी सही लग रहा है। शिक्षण उद्देश्यों के अनुकूल होना चाहिए, रंगीन एवं रोचक होना चाहिए। अब ये चारों ही लगभग लगभग ठीक लग रहे हैं। शुड बी फ्रेंडली टू टीचर, शुड बी फ्रेंडली टू स्टूडेंट, मस्ट अडेप्ट टू टीचिंग ऑब्जेक्टिव, शुड बी कलरफुल एंड इंटरेस्टिंग। हाँ बताओ, वैसे तो ऊपर से सब ठीक लग रहे हैं, लेकिन बेस्ट हमें क्या है? एमसीक्यूज में हमेशा बेस्ट पॉसिबल आंसर देना है, जो सबसे बेस्ट पॉसिबल आंसर हो। और वैसे देखा जाए तो चारों ही सही है। कलरफुल भी हो सकते हैं, टीचर के लिए हेल्पफुल भी होंगे, स्टूडेंट के लिए भी होंगे, और टीचिंग ऑब्जेक्टिव भी पूरे करते हैं। तो लेकिन सबसे ज्यादा अनुकूल क्या होना चाहिए? टीचिंग ऑब्जेक्टिव। हमारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव पूरे होने चाहिए। हमारा जो उद्देश्य है उस टीचिंग लर्निंग मटेरियल से बच्चों तक को पहुंचाने का, बच्चों को जो हमें सिखाना है, अगर वो उद्देश्य वो पूरा कर रहा है तो वो सही है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। शिक्षण उद्देश्यों के अनुकूल होना चाहिए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। गणित में सीखने की क्षमता का आकलन सबसे उपयुक्त रूप से निम्नलिखित परीक्षणों में किसके द्वारा किया जा सकता है? यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी जो है इन मैथमेटिक्स कैन बी असेस्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग।
टेस्ट। मतलब बच्चे में अगर कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है तो उसे सबसे अच्छे से किस टेस्ट की मदद से कर सकते हैं? डायग्नोस्टिक टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। अब देखो दो ऑप्शन तो इसमें गलत हो गए। एप्टीट्यूड टेस्ट ये किस लिए होगा? किसी का एप्टीट्यूड चेक करने के लिए, तो ये गलत हो गया। अचीवमेंट टेस्ट आपका अचीवमेंट बताएगा, ये कुल क्या क्या अचीव करा है साल में, आपने अपने टारगेट्स कंप्लीट करे कि नहीं करे, तो ये भी गलत हो गया। अब दो टेस्ट बचते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब हमें समझना है स्क्रीनिंग टेस्ट। देखो स्क्रीनिंग टेस्ट कैसा होता है कि मान लो कोई इंटरव्यू रखा है आपने जॉब के लिए, उसमें 100 बंदे आए हैं, तो आपको क्या करना है, 5 की सीट है, तो आप इनमें से क्या करोगे, स्क्रीन करोगे कि कितने बच्चे एलिजिबल होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए। मान लो आपको लगा कि 20 हो सकते हैं एलिजिबल, और 80 ऐसे हैं जो बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं करते, तो इनको आपने बाहर निकाल दिया। तो ये क्या हो गया, स्क्रीनिंग हो गई, कि मतलब आपने चेक कर लिया कि कौन इसके लायक है और कौन नहीं है। मेडिकल टर्म में कैसे होता है, मान लो आपको लगता है कि 100 लोग हैं, इनको कोविड हो सकता है इनमें से बहुतों को, तो आपने टेस्ट करे सिंपल सिंपल से, फिर पता लगाया कि 50 तो ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी कोविड नहीं है, और 50 ऐसे हैं जिनको कोविड होने की संभावना है। तो इस संभावना वाला फैक्टर आता है कि पोटेंशियल जो है ना जिसमें, कि हाँ इसमें हो सकता है, वो उसके लिए होती है स्क्रीनिंग टेस्ट। अब ये 50 जो लग रहा है आपको कोविड टेस्ट हो चुके हैं, हो सकते हैं इनमें, अब इसको कैसे टेस्ट करोगे आप, इसके लिए आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करेगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट हमें कंफर्मेशन देगा कि इनको सच में कोविड है या नहीं है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करता है, कंफर्म करता है, और स्क्रीनिंग टेस्ट क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से सही आंसर क्या हो गया अपना, डायग्नोस्टिक टेस्ट, नैदानिक परीक्षण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षार्थी को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। प्रोत्साहित नहीं, ये नहीं वर्ड हमेशा ध्यान रखना, इनकी वजह से बहुतों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। लर्नर्स शुड नॉट बी इनकरेज टू, मतलब उनको इनकरेज प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, किस काम के लिए, अब देखना है। समूह के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करने के लिए, उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए जो शिक्षक पूछ सकते हैं, समूह कार्य में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। अब हमें ये देखना है, ये एक्टिवली इंटरेक्ट विद अदर लर्नर्स, मेमोरीज मेमोराइज ऑल आंसर्स टू क्वेश्चंस, एक्टिवली इंटरेक्ट विद अदर लर्नर्स, ये नन ऑफ दिस। तो देखो हमें इसके लिए मना करना चाहिए क्या, कि आपस में इंटरेक्ट करो, नहीं मना करना चाहिए। मेमोराइज ऑल द आंसर, अब मेमोराइज वाला ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि मेमोराइज करना चाहिए। अगले पे देखते हैं, एक्टिवली इंटरेक्ट विद अदर लर्नर्स, यही मना नहीं करना चाहिए, ये भी अच्छी आदत है, ये भी अच्छी आदत है। एक ये नेगेटिव पॉइंट लग रहा है कि हमें बच्चों को याद करने के लिए बोलना चाहिए हमेशा, जबकि ये नहीं है, ये नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए ये आंसर सही होगा हमारा। उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए जो शिक्षक पूछ सकते हैं, इस पे हमें जोर नहीं देना चाहिए बच्चों के लिए, कि वो सिर्फ रोट लर्निंग की तरफ जाएं। ये किसकी तरफ बढ़ावा दे रहा है, रोट लर्निंग, जिसको हम अवॉइड करने लगे हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। एक सिद्धांत के रूप में रचनावाद शिक्षक की प्रमुख भूमिका पर जोर देता है, नकल की भूमिका पर केंद्रित है, स्मरण के आधार पर सूचनाओं को याद रखने पर बल देता है, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ थ्योरी, कंस्ट्रक्टिविज्म की जो थ्योरी है वो किस चीज पे बेस्ड है, ये बताना है हमें। emphasis on the dominant role of the teacher, focuses on the role of imitation, emphasizes memorizing information on the basis of remembrance, none of these। चलिए अब इसको देखना है हमें, इसको देखते हैं हम यहाँ से। रचनावाद सिद्धांत, कंस्ट्रक्टिविज्म, अब देखते हैं। रचनावाद जो है, कंस्ट्रक्टिविज्म, सीखने सिखाने के उस सिद्धांत को कहते हैं जिसमें विद्यार्थी अपने ज्ञान की रचना अथवा निर्माण वातावरण से अंतः क्रिया यानी कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए अपने अनुभवों से स्वयं करता है, मतलब अपने एक्सपीरियंस से खुद जो है ना पार्टिसिपेट करके खुद जो नियम बनाता है और नियम समझता है, उसे कहते हैं रचनावाद। रचनावाद बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड है। शिक्षा शास्त्र का मुख्य आधारभूत सिद्धांत है। इस व्यवस्था में बच्चों के अनुभवों यानी कि एक्सपीरियंस
उनकी जिज्ञासाओं और उनकी सक्रिय सहभागिता, इसी को क्या कहेंगे? एक्टिव पार्टिसिपेशन। यानी कि बच्चा करके सीखता है। शिक्षण को केंद्र में रखकर पठन पाठन हेतु वातावरण तैयार किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। इसके मेन पॉइंट क्या होते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये क्रिटिकल थिंकिंग पे जोर देता है, और ये बच्चों को इनकरेज करता है कि वो अपनी प्रायर जो पुरानी नॉलेज है उसको नई इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करके अपने पॉइंट्स बनाएं और अपने पॉइंट्स को समझे और अनुभव से स्वयं पॉइंट्स का निर्माण करें। ठीक है, इसके आधार पर हम चलेंगे वापस अपने क्वेश्चन के ऊपर। अब रचनावाद देखिए, शिक्षक की प्रमुख भूमिका पर जोर देता है? बिल्कुल नहीं। ये तो क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड है। नकल की भूमिका पर केंद्रित है? नहीं। स्मरण के आधार पर सूचनाओं को याद रखने पर बल देता है? ये भी नहीं है, जैसे कि हमने देखा। तो क्या आंसर आएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कितना इजी हो गया ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा देखो, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग। जब हम भाषा सिखा रहे हैं बच्चों को तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? अंताक्षरी खिलाना, बाल साहित्य, शिक्षण अधिगम सामग्री, सामाजिक अंतःक्रिया। यानी कि अंताक्षरी खिलाने से जल्दी सीखेंगे बच्चे लैंग्वेज, या फिर चिल्ड्रन लिटरेचर, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीएलएम, या फिर सोशल इंटरेक्शन। तो ये आसानी से हम देख सकते हैं, चारों पॉइंट को पढ़ के ही समझ में आता है कि लैंग्वेज हम कब सीखते हैं? इंटरेक्ट करके। जब हम बातचीत करेंगे तभी हम बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी लैंग्वेज सीखेंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या फिर प्रौढ़ावस्था? स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उस स्टेज में हमें बताना है किस स्टेज में स्पीड ऑफ लर्निंग हाईएस्ट होती है, सबसे ज्यादा होती है। अब दो देखो, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, मैच्योरिटी। पहले हम इनकी एज देखते हैं एक बार। इन्फेंसी की एज होती है 0 से 2 ईयर्स, यानी कि बर्थ से लेके 2 ईयर्स तक। चाइल्डहुड, इसमें दो होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड और मिडल चाइल्डहुड। इसकी एज मान सकते हैं आप 2 से लेके 6 ईयर, और इसकी 6 से लेके 11, या फिर 12 भी कह सकते हैं हम। एडोलसेंस, एडोलसेंस की एज कितनी होती है? 12 या 13 से 18 साल तक। उसके बाद आता है मैच्योरिटी, यानी कि अडल्टहुड। इसकी एज होती है 18 से ऊपर। ठीक है, अब हमें समझना है कि मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों की सीखने की गति सर्वाधिक होती है। एक बात तो हमें समझना है कि सबसे ज्यादा जो सीखने की गति होती है वो इन दोनों की होती है। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, ये हम समझते हैं। अब देखिए, सीखने की सबसे अधिक गति शिशु अवस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में होती है, यानी कि इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड। विशेष रूप से जीवन के प्रथम 5 वर्षों में सबसे ज्यादा सीखने की गति होती है। चलिए हम देखते हैं इन्फेंसी, शैशवावस्था। इस चरण में तीव्र शारीरिक और मानसिक विकास होता है, जिसमें मोटर कौशल, संचार और बुद्धि का विकास होता है। इसमें क्या होता है? बच्चा उठ के बैठना सीख जाता है, खड़े होने की कोशिश करता है, रेंगता है, जमीन पर चलने की कोशिश करता है। ठीक है, इसमें क्या है? फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। क्या क्या होता है? फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखिए प्रारंभिक बचपन, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड होता है 3 से 5 वर्ष। इस अवधि में सीखने की गति तीव्र होती है। बच्चे नए कौशल सीखते हैं, अपनी भाषा का विस्तार करते हैं तथा अपने आसपास की दुनिया के बारे में अपनी समझ विकसित करते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन और ट्रिक क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि सीखने की गति दोनों में ही तेज होती है, लेकिन शैशवावस्था यानी इन्फेंसी में क्या होती है? फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होता है। और सीखने की जो गति होती है, स्पीड ऑफ लर्निंग, वो किस में होती है? अर्ली चाइल्डहुड में।
ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। लेकिन आप गलती भी कर सकते हैं इसमें, इसलिए इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। ह्यूरिस्टिक विधि में विद्यार्थियों को प्रायोगिक कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विद्यार्थियों को कला आधारित शिक्षण देने पर बल होता है। विद्यार्थियों में जिज्ञासा एवं खोज की अभिवृत्ति विकसित करने की प्राथमिकता होती है। विकल्प ख और ग, यानी कि ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में जानना है हमें। इसमें बताना है कि स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू डू प्रैक्टिकल वर्क, बच्चों से प्रैक्टिकल वर्क करवाते हैं। आर्ट बेस्ड लर्निंग कराते हैं। स्टूडेंट की प्रायोरिटी होती है डेवलपिंग क्यूरियोसिटी एंड देयर ओन एप्टीट्यूड। अब इसे समझते हैं हम, ह्यूरिस्टिक विधि को। इसे अनुमानी विधि भी कहते हैं। पद्धति अब देखिए, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस पद्धति का परिचय दिया था। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? H.A. आर्मस्ट्रॉन्ग। तो देखिए, अनुमानी पद्धति शिक्षण की एक ऐसी पद्धति है जिसमें बच्चों को यथासंभव एक खोजकर्ता के दृष्टिकोण में रखना शामिल है। बच्चों को एक खोजकर्ता का दृष्टिकोण देते हैं। इसमें क्या है, अनुमानी पद्धति करने और खोजने के द्वारा सीखने पर बल देती है। यह छात्र से स्व अधिगम, यानी कि सेल्फ लर्निंग की पूर्ण आत्म गतिविधि की मांग करती है। कोई भी एक्टिविटी फुल से पूरा खुद से करना है और खुद से सीखना है। इस विधि के द्वारा छात्र स्वयं तर्क करना सीखते हैं, यानी लॉजिक रखना खुद सीखते हैं बच्चे। यह विधि शिक्षार्थी में वैज्ञानिक अभिवृत्ति के विकास में सहायक है, यानी कि इनको साइंटिफिक अप्रोच देती है। क्या देती है? साइंटिफिक अप्रोच। इस पद्धति में छात्र को बिना सहायता प्राप्त, ये इसका नेगेटिव पॉइंट भी है और पॉजिटिव पॉइंट भी है, कि बच्चों को बाहर से कोई सहायता नहीं लेनी है, अपनी समस्या का उत्तर खुद ढूंढना है। क्योंकि इस एज में बच्चों की उम्र छोटी होती है, तो इस एज में उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है कि वो हर क्वेश्चन को खुद ही बिना सहायता प्राप्त किए कर पाए। बच्चे बच्चों ज्ञान की भावना बच्चा ज्ञान की भावना विकसित करके ज्ञान का खोजकर्ता बनता है। इसमें बच्चा खुद से क्यूरियोसिटी से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद से खोजता है, तो उस पे एक साइंटिफिक अप्रोच आ जाती है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अनुमानी विधि करो और खोजो द्वारा अधिगम पर बल देती है। ये एक तो चाइल्ड सेंटर है और साथ में करो और खोजो पर फोकस करती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। अब देखो पहला क्वेश्चन, स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू डू प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिकल वर्क कराते हैं, ये देखना है। आर्ट बेस्ड लर्निंग होती है इसमें, या फिर स्टूडेंट्स हैव प्रायोरिटी इन डेवलपिंग क्यूरियोसिटी एंड देयर ओन एप्टीट्यूड। विद्यार्थियों में जिज्ञासा एवं खोज की अभिवृत्ति विकास करने की प्राथमिकता होती है। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही बैठ रहा है हमारा, तो ये हो गया हमारा आंसर। बाकी दोनों के बारे में कुछ भी नहीं है इसमें, इसलिए ये आंसर है। हम ये किस पे बेस है? करो और खोजो, और बच्चों को एक साइंटिफिक अप्रोच देती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर, बाल्य बाल्यावस्था के लिए कौन सा कथन असत्य है? असत्य है, ये ध्यान रखना है आपको। इससे गलती होती है, कई बार सत्य पर टिक लगा देते हैं हम। इस अवस्था में प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है। इस अवस्था में दूसरों के विचारों और सुझावों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इस अवस्था में बालकों में दायित्व एवं जवाबदेही का विकास होता है। इस अवस्था में बच्चों में शर्मिलेपन का भाव दिखाई देता है। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर पोस्ट चाइल्डहुड? पोस्ट चाइल्डहुड क्या होता है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। पोस्ट चाइल्डहुड, पोस्ट चाइल्डहुड कब आता है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, पोस्ट चाइल्डहुड कब आता है? पोस्ट चाइल्डहुड आता है हमारा, इसको बोलते हैं हम अडोलसेंस। पहले हमारा इन्फेंसी, फिर चाइल्डहुड, उसके बाद अडोलसेंस, उसके बाद अडल्टहुड। तो ये अडोलसेंस या फिर पोस्ट चाइल्डहुड क्या है? एक चाइल्डहुड अडल्टहुड के बीच का एक पड़ाव है। एक ट्रांजिशन फेज बोलते हैं इसे, जिसे बच्चा एक बच्चे से लेके एक वयस्क की उम्र में जा रहा होता है। तो एक ट्रांजिशन फेज है, और ये फेज हम सबने महसूस किया है, सबने फील किया है। ये एडोलसेंस में बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे साथ। इसमें हमारी बहुत सारी ग्रोथ हो रही होती है, जैसे फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, लॉजिकल और सोशल। ठीक है, इसमें बच्चा खुद को समझने की कोशिश कर रहा होता है। तो इसमें क्या क्या सही होगा देखो।
स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन की भावना बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। इन दिस स्टेज देयर इज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द व्यूज एंड सब्फ्यूजन ऑफ अदर्स, मतलब बड़ों के व्यूज की तरफ जाते हैं और स्वीकृति की हमें वो रहती है, उम्मीद रहती है, बिल्कुल हम चाहते हैं कि हमें स्वीकार किया जाए। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। फीलिंग ऑफ शाइनेस, शाइनेस भी बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ये एडोलसेंस का पार्ट नहीं होता, ये सब हम समझ सकते हैं, हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। एडोलसेंस में ये नहीं आएगा, ये किस कब आता है, किस फेज में आता है, हमें अडल्टहुड में, तब हमें जिम्मेदारियां आती है हमारे ऊपर और अकाउंटेबिलिटी आती है। तो गलत आंसर कौन सा हो गया ये। ठीक है, इस अवस्था में बालकों में दायित्व एवं जवाबदेही का विकास होता है, इसमें इस चीज का विकास नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आर्थिक दृष्टि से वंचित बालक सामाजिक भेदभाव के कारण सामाजिक गतिशीलता और विकास से वंचित हो जाते हैं। ठीक है, सामाजिक समाज में आर्थिक असमानता होने के कारण उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसका बालकों की शिक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ता है। ये बच्चे अधिगम संबंधी गंभीर समस्याओं से ग्रसित होते हैं, इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड बच्चे हैं उनके बारे में बताना है। तो क्या ये एज ए चिल्ड्रन सफर फ्रॉम सीरियस लर्निंग प्रॉब्लम, क्या उनमें लर्निंग प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल नहीं है। नन ऑफ दीज भी नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली। अब देखते हैं इन दोनों में से। डिप्राइव्ड ऑफ सोशल मोबिलिटी एंड डेवलपमेंट ड्यू टू सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक भेदभाव के कारण सामाजिक गतिशीलता और विकास से वंचित हो जाते हैं, कुछ हद तक हो जाते हैं, लेकिन राइट टू एजुकेशन सब बच्चों को मिला हुआ है, फ्री में शिक्षा सबका अधिकार है, और इनको इसके लिए डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ सकता है, लेकिन शिक्षा सबका अधिकार है और सरकारी स्कूलों में इन्हें पक्का दाखिला मिलेगा। इसलिए ये कुछ हद तक नेगेटिव पॉइंट है। अब अगला देखते हैं। समाज में आर्थिक असमानता होने के कारण उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। इसका बालकों की शिक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ता है, प्रतिकूल यानी कि नेगेटिव, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ये बिल्कुल सही है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विकास और गति समाज से वो वंचित हो जाएंगे। इसलिए सही आंसर क्या होगा, ख होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ स्लाइड समाप्त होती है। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा एग्जाम के बारे में, और इन क्वेश्चनों से आप एग्जाम पैटर्न को भी समझ सकते हैं, और क्वेश्चन किस लेवल का आएगा, क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आएंगी, ये भी हम आसानी से समझ सकते हैं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे।